नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मरीना एंड मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बुधवार के दिन सब कुछ शुद्ध होता हुआ, बुध के दिन सब कुछ शुद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी रिकवरी बाजार में रही, हालांकि ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला जरूर है, लेकिन आज का इंट्राडे जो हाई रहा है वो रहा है 25,234 का। लेकिन 25,200 के ऊपर बाजार टिक नहीं पाया। 25,124 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। अभी भी 111 112 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो मजबूती रही है उससे बुल्स जो है वो पूरी तरीके से बियर पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनएससी पर 2077 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 575 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और खासतौर से आरबीआई की आज पॉलिसी रही, हालांकि जैसे कि उम्मीद थी, आरबीआई ने अपने रुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन अपने रुख में जरूर परिवर्तन किया है और उसे अब न्यूट्रल कर दिया है। तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही कुछ हुआ और उसका असर ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले शेयरों पर ज़्यादा पड़ा। बैंकों में, ऑटो में, रियल्टी में, इनमें हमने देखा कि काफ़ी अच्छी मजबूती आ जाती हुई दिखाई दे रही। बड़ा सवाल ये कि क्या ये जो रिकवरी है वो जो है कंटिन्यू रहेगी। बड़ा सवाल ये कि क्या जो बॉटम था वो बन चुका है, और क्या बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन लेवल्स पे ख़रीदारी की जा सकती है। यहाँ पे क्या जो रिकवरी है वो निकलने का मौका है या फिर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। और देखिए, आरबीआई की पॉलिसी के ग्राफिक्स आपकी ऑन एयर स्क्रीन पर आ चुके हैं। रेपो रेट जो है 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार ऐसा है कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। अपने स्टैंस में जरूर परिवर्तन किया है 2 साल में पहली बार, और इसे अब एकोमोडेटिव से जो है वो जो है उसमें बदलाव किया गया है। तो ये लब्बो लुआब यहाँ पर निकल करके आता हुआ आरबीआई पॉलिसी का इंस्टांस बदल करके न्यूट्रल कर दिया है। एकोमोडेटिव से विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से न्यूट्रल कर दिया है। तो ये थोड़ा कुछ परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ। लोन की किस्त में फिलहाल आप लोगों की कोई भी बदलाव नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं अंशुल जैन जी। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण दिन, 2 दिन पहले जो दबाव, जो पैनिक देखने को मिल रहा था, अब लोगों के मन में थोड़ी सी शांति जो है वो दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में आपसे जब मुलाकात हुई थी उस समय जो है स्थिति और आज की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन है। क्या कुछ परिवर्तन आपके रुख में हुआ है आरबीआई के रुख के साथ? क्या आपके भी रुख में कुछ परिवर्तन हुआ है? आपकी राय बाजार पे इस समय सर। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए विपुल जी, थोड़ा सा हमारा कल शाम को व्यू बाउंस बैक का था। सुबह भी हमने बैंक निफ्टी में बाई कॉल इनिशिएट करके दिया था, जिसका फटाफट 15 मिनट में टारगेट भी अचीव हो गया था। लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअसली निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर फेस होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। डेली चार्ट पे जहाँ हमारा सेलिंग रेंज था, टू बी प्रिसाइज मंथली वीवैप पे हम देख रहे थे कि अगर मंथली वीवैप पे रिजेक्शन बनता है तो वापस से नए लोस बनते हुए दिखेंगे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मंथली वीवैप से रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन फाइनली 51,000 51,100 की रेंज है बैंक निफ्टी पे। अगर ये निकलती है तो वापस से हमको नए लो, जो प्रीवियस लो बना है 50,194 का, ये टूटता हुआ दिखेगा। तो 51,000 एक लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है। अगर इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ से 1000 पॉइंट से 1000 से 1200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में डाउन मूव आती हुई दिखेगी। वहीं निफ्टी में अगर देखें तो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट जो है वो 25,100 पे है। तो 25,100 और 51,000, ये 2 लेवल हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट तो फिर थोड़ा सा हमको यहाँ पे और मंदी गहराती हुई दिखेगी, जो कि इमीडिएट जो स्विंग लो बने हैं लास्ट वीक, मतलब इस वीक में स्टार्टिंग में, वो टूटते हुए दिखेंगे। तो आपकी बातों से मतलब ये निकालें कि बॉटम अभी भी बना नहीं है बाजार का, ये कहना हम समझ लें? देखिए, अभी लग नहीं रहा है कि बॉटम बन गया है। हालांकि अगर आप देखें तो डेटा जरूर ओवरसोल्ड आ चुका है, लेकिन प्राइस एक्शन पे अभी किसी तरह का स्ट्रेंथ देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार और नए लोस बनेंगे, उसके बाद कहीं जाके वापस हम स्टेबल होते हुए देखेंगे। चलिए, मतलब जिन लोगों को मतलब थोड़ी सी धड़कनें सामान्य हो रही थी उनको आपने फिर से जो है थोड़ा सा और धड़का दिया है कि अभी बाज़ार में एक और गिरावट आ सकती है। लेकिन सर, आपसे मिलने के लिए, आपसे सवाल पूछने के लिए बहुत सारे दर्शक बेकरार हैं। बड़ी संख्या में हमारे पास सवालों की झड़ी जो है वो लग चुकी है। मयंक कथपालिया जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। और आपके आने के बाद ये एक बात तो मैंने देखी, बहुत सारे लोग खाली एक ही सवाल भेजते हैं अंशुल सर की रिकमेंडेशंस पर। तो मयंक कथपालिया जी का भी सवाल यही है कि अंशुल सर की रिकमेंडेशंस पर टाटा पावर लिए हुए हैं
453 की इनकी खरीद है। रेणु सिंघल जी का भी टाटा पावर पे सवाल है और इन्होंने 321 रुपये के भाव पर लिया हुआ है और ये एवरेज करना चाह रही हैं। तो एक तरफ 453, एक तरफ 321, दोनों के लेवल्स में काफ़ी अंतर है। आज अगर हम देखें टाटा पावर के शेयर में मजबूती है अच्छी खासी, 2% के आसपास की 466 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रेणु जी को तो अच्छा मुनाफा मिल रहा है क्योंकि इन्होंने 321 पे लिए हैं, लेकिन 453 पे लिया हुआ है मयंक जी ने, उनको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों ही मुनाफे में है। आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए टाटा पावर हमने रिकमेंड किया था 457 का ब्रेकआउट था 99 डेज के वीसीपी पैटर्न का। ऐसा लग रहा है कि मंडे के सेशन में वीक लॉन्ग्स को कंप्लीटली शेकआउट कर दिया गया है। मैं जी। वीकली कैंडल का वेट करूंगा। अगर वीकली कैंडल इसी तरीके से हैमर की फॉर्मेशन देती है तो हम वापस से बाई कॉल इस पे इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहली बार 480 के ऊपर प्रॉफिट बुक करवा दी थी क्लाइंट्स को। तो यहाँ से हम दोबारा बाई कॉल इनिशिएट करेंगे। करंट जो स्ट्रक्चर है, अगर इसका ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है, वो भी इस तरीके से वीक लॉन्ग्स को फ्लश करने के बाद, तो स्टॉक हल्का हो चुका है। 520 से 545 ये आराम से जा सकता है, सब्जेक्ट टू वीकली क्लोजिंग हैमर होती है 460 के ऊपर होती है। तो थोड़ा सा 2 दिन और वॉच कर लीजिए। 460 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है फ्राइडे को, तो फिर बिल्कुल आउटराइट बाइंग करके चलना चाहिए। 520 545 तक का टारगेट रहेगा। चलिए, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह और फिलहाल के लिए नज़रें 2 दिन और टिका करके यहाँ पर रखने की सलाह है टाटा पावर के अंदर। शोभित कपूर जी कह रहे हैं कि आप दोनों को ही जय माता दी। आपको भी जय माता दी सर। शोभित जी कह रहे हैं एडीएफ फूड के 269 के भाव पर शेयर लिए हुए हैं, आज बढ़ा हुआ है, बेच दें या थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं। जैन साहब ने 330 का टारगेट दिया था। जैन साहब प्लीज़ मुझे एडवाइस करें। तो अभी अगर एडीएफ फूड के शेयर पे नज़र डालें तो 315 के आसपास चला, शानदार मूव है, 13-13.5% ऊपर चल रहा है। 315 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 269 पे इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने 330 का टारगेट दिया हुआ है। सर, इस रैली में 330 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? पिछले 1 महीने में करीब 21-21% की रैली, 6 महीने में 66% की रैली, 330 का टारगेट अभी इंटैक्ट है सर? देखिए बिल्कुल 330 ना सिर्फ जाता हुआ दिख रहा है, बल्कि इस बार लग रहा है कि ये 330 को निकाल देगा। जो ब्रेकआउट था 260 का, उसके ऊपर 6 हफ्ते कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली ये ब्रेकआउट दे रहा है, जो मंथली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे भी फॉलो थ्रू मूव की तरह दिख रहा है। तो स्टॉक में 330 पहला जो एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस था वो रिवाइज हो गया, 365 पे आ गया है। तो 365 रुपए तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है, होल्ड करना चाहिए। 330 के अराउंड 25% प्रॉफिट बुक कीजिए, 75% को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। 360 365 की जोन में एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा, बट 330 पे 25% क्वांटिटी बुक करना चाहिए। बिल्कुल 330 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 25% की का मुनाफा जो है, जब लक्ष्य आए तो एक बार के लिए बुक कीजिए, बाकी ऊपर के लक्ष्य आपको बता ही दिए गए हैं। इन सब के बीच में अगला प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न हमें भेजा गया है विजय प्रजापति जी ने। विजय प्रजापति जी जानना चाहते हैं, बहुत सारे शेयरों पे सवाल है इनका, लेकिन अभी आईआरएफसी पे बातचीत कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सर 1 साल का टारगेट बता दीजिए आईआरएफसी को लेकर के। आईआरएफसी 1% ऊपर, कल यहाँ पर रिकवरी रेलवे शेयरों में अच्छी देखने को मिली थी। आईआरएफसी 153 के आसपास चल रहा है। अब ये लक्ष्य यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आईआरएफसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा आरवीएनएल और इरकॉन पे भी बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आरवीएनएल में कल की शानदार रैली के बाद आज थोड़ी सी सुस्ती है 1.5% की। इरकॉन 2.25% ऊपर है। रेलवे शेयरों में जो दो दिन से रिकवरी आ रही है, कल और आज की, ये थोड़ा सा आपको कुछ उम्मीद जगा रही है या फिर आपको लगता है यहाँ पर भी पिटाई होनी बाकी है अभी? देखिए 55 हफ्ते के मूविंग एवरेज से बाउंस बैक आया है आईआरएफसी पे, जो एक्सटेंड कर सकता है 165 ऑड लेवल्स पे। वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वापस से नए लो बनते हुए दिखेंगे, जो थोड़े से डीपर होंगे 110 112 की जोन में। तो आईआरएफसी क्लियर कट एग्जिट की सलाह है। ऑन दी रैलीज 165 फिलहाल मिलेगा, वहां पे जाके एग्जिट कर लेना चाहिए। एयरकॉन में जो स्विंग लो था, जो हमारा पहला टारगेट भी था 211 का, वहीं पे फेलियर बनाया है और वीकली चार्ट पे हैमर बना रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डीपर रिट्रेसमेंट मिल सकता है 245 ऑड लेवल्स तक, 245 250 ऑड लेवल्स तक। वहां से वापस से जब डाउन मूव आना स्टार्ट होगी, तो ये करंट स्विंग लो को तोड़ के लगभग अगला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 174.5 का आ रहा है। तो पुल बैक पे इसको भी बेचना चाहिए। नीचे में 174.50 आते हुए दिख रहा है। और तीसरा था इरकॉन आरवीएनएल जो कि कल 2 दिन में अच्छी रिकवरी रही है सर, लेकिन आज थोड़ी सी दबाव में है जी।
ये आरबीएनएल में अभी हमारा जो पहला टारगेट था 423 रुपए का, इसको टेस्ट करके रिवर्सल बनाया है। हम्म। पुल बैक में 512 इसका मेजर रेजिस्टेंस बनेगा, वहां पे एग्जिट करना चाहिए। नेक्स्ट लेग में जब ये 423 तोड़ेगा तो 311 रुपए आता हुआ दिखेगा। तो पहले जो टारगेट्स थे हमारे स्विंग लोज के, वो टेस्ट हुए हैं, वहां से बाउंस बैक आ रहा है। बाउंस बैक में लोअर हाई बनेगा और नए लोज बनेंगे, तो बाउंस बैक में एग्जिट करना है। इस तेजी को देख के फ्रेश बाइंग नहीं करना है। इस तेजी को देख करके फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, ये राय फिलहाल रेलवे पे निकल के आती हुई। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं अंशुल जी रेलवे पे बुलिश कब होंगे, तो अंशुल जी क्या कुछ इसके लिए कोई फॉर्मूला है, कह रहे हैं कि कब आपके जी कुछ कह देखिए, रहे मैं हैं। कहूँ एचईजी का मंथली चार्ट लगा लीजिए और उसके बाद देखिए वो कैसे वर्टिकली यूं ऊपर गया था और यूं नीचे आ गया था। उसके बाद से वो 6 साल से वहीं पे पड़ा हुआ है, तो इतना लंबा फ्रस्ट्रेशन मैं नहीं झेल पाता हूँ। तो मैं अभी इस पे बुलिश नहीं हूँगा। ठीक। बहुत सारे जैसे बहुत सारे चार्ट हैं जहाँ बुलिशनेस है। मुझे पैसा कमाने से मतलब है, मेरे को कोई शेयर से प्यार नहीं होता है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी से नहीं मुनाफे से करिए प्यार। आदर्श पांडे जी ने भेजे मनी9 को 100 रुपये और कह रहे हैं सर टाटा एलेक्सी एम्फोसिस और एलटी माइंट्री में से आपके पिक क्या रहेंगे करंट लेवल्स पे, क्या इनमें बाई कर सकते हैं। आईटी पे इनका फोकस है, एलटी माइंट्री एम्फोसिस इन पे जानना चाह रहे हैं क्या फ्रेश एंट्री की कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, अब नतीजों का दौर भी आईटी शेयरों में शुरू होने वाला है कल से। देखिए, आईटी हमको अच्छा लग रहा है। नीचे में एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उतनी तेज पुल बैक आया नहीं जितनी तेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये अपने आप में भी एक बुलिश साइन है कि आप जो सपोर्ट लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी। जी। तो ये अपने आप में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करता है। टाटा एलेक्सी मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वीकली और मंथली दोनों पे चार्ट पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं एलटीआई माइंट्री देखें तो वीकली पे कंसोलिडेशन बना है 4 हफ्ते का, जो कि प्रीवियस जो हाई बना था जनवरी 24 में उसके आसपास है। तो वीकली चार्ट पे एक बहुत बड़ा कप एंड पैटर्न बन रहा है, जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से 41 वीक्स हो चुके हैं इस कप एंड पैटर्न के लिए, और मेरे ख्याल से जब रिजल्ट आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तब ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा। और ब्रेकआउट अगर करता है 6500 के ऊपर, तो फिर इसमें टारगेट बनेंगे लगभग लगभग 8 सवा 8 हजार के। तो 8 हजार से 8,250 तक के टारगेट दिख रहे हैं। एलटीआई माइंट्री और इन्फोसिस, ये दो हमको बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसके अलावा अगर छोटे में जाएंगे तो साइंट और परसिस्टेंट, ये दो हमको अच्छे लग रहे हैं। तो बड़े में एलटीआई माइंट्री इन्फोसिस, छोटे में साइंट और परसिस्टेंट, ये 4 काउंटर हैं आईटी में जिसको हम प्ले करेंगे। ठीक है सर, चलिए इस बीच अगले दर्शक के पास हम चलते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक सत्यम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यम जी को नमस्कार। नमस्कार सत्यम, सर। नमस्कार सत्यम जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर, आप कैसे हैं बताइए। आपसे बात करके बहुत अच्छे हो गए सर। बताइए कहाँ से अरे बोल रहे हैं आप? सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूं सर। अच्छा अच्छा, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मैंने प्राज इंडस्ट्री खरीदा हुआ है जी 750 के लेवल पे, और जी। मेरे पास 100 शेयर है। अच्छा 750, और हाँ 750 पे। और क्या नजरिया है, कितने समय तक इसको होल्ड कर मैं- सकते हैं जी? नजरिया सर 4 से 6 महीना सर, 4 से 6 4 6 महीने, 4 से 6 महीना। अच्छी बात जी, यह है कि आपने शुगर में एंट्री तब ली है जब काफ़ी सारी कुछ एक सुगबुगाहट है कि बहुत सारी चीज़ों में रियायत दी गई है सरकार की तरफ से, और कुछ चीज़ों को लेकर के अभी ये बातचीत चल रही है कि शायद और रियायत शुगर इंडस्ट्रीज़ को मिल सकती है केंद्र सरकार की तरफ से। 750 पे लिया है, 14 रुपये के मुनाफे में आप हैं, 4-5 महीने और होल्ड कर सकते हैं। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए ये ज़रा हम पूछ लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, फंडामेंटली कुछ बदलाव हुए हैं इस सेक्टर के अंदर, लेकिन क्या आप कैसे पढ़ पा रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज़ को? 4-5 महीने के लिए अगर इन्हें होल्ड करना हो माफ़ कीजिएगा, तो इनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या देंगे आप? देखिए, इसमें 137 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था 653 रुपए पे। उसके बाद से लगभग 15-16 हफ्ते हो गए स्टॉक साइडवेज, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज बाइस के साथ हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, बट नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ जा रहा है। और ये प्रोबेबली कंसोलिडेशन मुझे ज्यादा लग रही है डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। 789 के ऊपर है, तो 790 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। प्रोबेबली 2-3 हफ्ते और लग सकते हैं। जब भी ये 790 रुपए तोड़ेगा, स्टॉक में 1000 रुपए तक की रैली बनेगी, तो आपको होल्ड करके चलना चाहिए। करंट वीकली चार्ट पे अगर देखें तो ये अभी तक हैमर बना रहा है।
अगर 740 745 के ऊपर क्लोजिंग होती है वीकली तो ये हैमर रहेगा, और प्रोबेबली ये लास्ट कैंडल रहेगी जहां से मतलब ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट आ सकता है। तो दो चांसेस हैं कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आपको फॉलो थ्रू मूव मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो शायद 2 हफ्ते और लगा के फिर फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन लग रहा है, 1000 रुपए तक जा सकता है। आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 700 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और 1000 रुपए का वेट करना चाहिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अगला प्रश्न लेते हैं अभिषेक अदानिया जी का। कह रहे हैं, विपुल सर, मेरी डॉटर के ग्रेजुएशन के लिए सुजलॉन के 520 शेयर ले रखे हैं 9 रुपए के भाव पर, और 9 साल बाद उसका ग्रेजुएशन स्टार्ट होगा, तो क्या मैं इस शेयर से उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा पाऊंगा? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भेजा है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके से, सही चुनाव है कि नहीं सुजलॉन का वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हाँ, निवेश इस तरीके से करने की रणनीति कि आप 9-10 साल के लिए वेट करें किसी कंपनी में, और ये सोच करके कि बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। हालांकि आप इसके लिए अगर आप म्यूचुअल फंड का भी का रास्ता अपनाते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ठीक है सर, 9 रुपये पे ख़रीदे हुए हैं, 9 साल और होल्ड कर सकते हैं, और अभी भी अच्छे मुनाफे पे हैं। सुजलॉन के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो आज अच्छी रिकवरी है, 77 के आसपास का है शेयर, ये 9 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं। क्या आप इनको सजेशन देंगे? क्या ये 9 साल बाद इन पैसों से अपनी बिटिया का ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा पाएंगे? आपकी टिप्पणी क्या होगी ऐसे तमाम दर्शकों के लिए? देखिए विपुल जी, अब 9 साल में ये क्या होगा ये बताने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स की मुझे बिल्कुल मतलब बहुत लेस देन 5% जानकारी है, वो भी मोटा मोटा मैं देखता हूँ। तो 9 साल के लिए तो मैं इनको नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा। आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज फंडामेंटल एनालिस्ट से पता करें, क्योंकि टर्न अराउंड कंपनी है, इतना मुझे पता है। सन फार्मा के जो प्रमोटर हैं, जो टर्न अराउंड किंग कहलाते हैं, उन्होंने 6 रुपए कुछ में स्टेक खरीदा था। उसके बाद से सुजलॉन को मैंने बैड शेयर की कैटेगरी से निकाल दिया था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा कभी बाई कॉल भी इनिशिएट नहीं किया। मनी लाइन पे जरूर 56 में बाई दिया था, वहां से तेजी दिख रही थी, पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ था, 85 का कुछ का हाई बना था। अभी वापस कंसोलिडेट कर रहा है, इस लेग में 84 85 का लेवल टूटता है तो लगभग 109 और 124 ये दो टारगेट मिल सकते हैं। तो टेक्निकली 109 124 लग रहा है, बट चूंकि आपका व्यू 9 साल का है तो आई वुड सजेस्ट कि कोई अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट से सलाह लेंगे तो वो ज्यादा आपको कन्विक्शन से सलाह दे पाएगा। मुझे फिलहाल 109 और 124 रुपए आता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो 124 तक तो होल्ड कीजिए सर, लेकिन किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से भी आपको इतना लंबा नज़रिया के साथ जो है व्यू आपको दिलवा देंगे। कोशिश ये कीजिए कि जब इतना लंबा नज़रिया हो तो इस तरह की कंपनी जो लार्ज कैप में हो, जो निफ्टी में शामिल हो, उसमें थोड़ा सा निवेश करेंगे तो कम से कम लंबी अवधि के लिए कम से कम वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है, सुरक्षा के लिहाज से बोल रहे हैं। इस बीच दत्त राहुल जी ने 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल के 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 500 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं 1 साल का लंबा नज़रिया है, और कह रहे हैं आई वॉच योर प्रोग्राम रेगुलरली, प्लीज़ एडवाइस। शुक्रिया नियमित रूप से कार्यक्रम को देखने के लिए। बोरोसिल की अगर हम बात करें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर वो 467 का है, 1.25% ऊपर। रिन्यूएबल शब्द जहाँ जहाँ लगा है, बहुत सारे शेयरों में अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिली है, अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से यहाँ पर सुस्ती जो है वो देखने को मिली। 1 महीने क्या बल्कि 6 महीने से टिप्पणी यहाँ पर आपकी जानना चाहेंगे सर। हालांकि ये शेयर बोरोसिल रिन्यूएबल ये नहीं चला है सर पूरे साल भर, जिस तरह की बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के शेयरों में तेज़ी रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बोरोसिल को लेकर के? देखिए, इसमें मंथली चार्ट पे एक फर्स्ट लेग ऑफ अपमूव कंप्लीट हुआ था नवंबर दिसंबर 2021 में, और ये स्टॉक टॉप आउट हुआ था 650 पे। वहां से एक साइडवेज टू बेरिश करेक्शन है, मतलब है तो डाउन टर्निंग चैनल, लेकिन इतना साइडवेज है कि हम उसको बहुत अच्छे से डाउन टर्निंग नहीं कह सकते हैं। उसका लोअर एंड आता है 384 और 323 के बीच में। तो धीरे धीरे करके 6-8 महीने 1 साल लगा के ये स्टॉक नीचे में 320 के आसपास आ सकता है। वहां पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मंथली चार्ट पे बेस बना रहा है, तो बेस के लोअर एंड पे खरीदना वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो 320 के अराउंड लॉन्ग टर्म बाइंग की अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट पे वही सपोर्ट है, वही चैनल का बॉटम है, और फिलहाल वही टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाइंग। 320 के अराउंड वापस से एक बार सवाल पूछ लीजिए, या वो अलर्ट लगा के रखिए, आता है तो दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा कि ये यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है नहीं। अगर दिखा रहा है तो लो रिस्क एंट्री मिल जाएगी। चलिए, तो ये फिलहाल बोरोसिल पे राय निकल के आती हुई।
विवेक जी से बातचीत कर लेते हैं हम जरा। विवेक जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, अंशु जी नमस्कार। हाँ, अंशुल जी ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है सर। कैसे हैं विवेक जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया जी, आप बताइए सर। हम भी बहुत अच्छे हैं सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका आज का? सर मेरा एसबीआई पे है सवाल। 260 पे एवरेजिंग है मेरी। 250 260। 260, ठीक है सर जी। और क्या नज़रिया क्या है आपका? सर मैं एक्चुअली क्वार्टर टू क्वार्टर ट्रेड करता हूँ, तो 2.5-3 महीने का ही है। कितने दिन का क्या बताया आप? 290 पे थी मेरी इनिशियल बाइंग, 290 पे थी, तो मैं इसको एवरेज करते करते 260 पे लेके आया हूँ। तो आपका ये मानना है कि ये जब तिमाही नतीजे आएंगे तो आप एग्जिट करेंगे, है ना? हाँ जी मतलब दिसंबर है। ये सोचा हुआ है। चलिए ठीक है, दिसंबर में निकल जाएंगे। क्वार्टर टू क्वार्टर नज़रिया लेते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। अभी लेकिन क्या यहाँ पर एक क्वार्टर में तेज़ी आएगी, रिकवरी आएगी? 18 रुपये के आप लॉस में हैं अभी फ़िलहाल के लिए। 242 का भाव है। हालांकि अंशुल जी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या आपका रुख रहेगा रक्षा शेयरों को लेकर के? इसके साथ साथ क्या कुछ परिवर्तन आया है मझगांव को लेकर के, शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के, कोचिन शिपयार्ड को लेकर के? अभी क्या रुख होगा सर आपका? या फिर जो आपका अब तक का स्टैंस रहा है उस पर आप कायम हैं? पहले तो इनको राय दीजिए। 18 रुपये के नुकसान पे हैं, दिसंबर तक का नज़रिया है। और दूसरा, इन तीनों कंपनियों पे आपकी राय जानना चाहेंगे ताकि हमारे जो बाकी दर्शक हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए उनको भी राय मिल सके। देखिए, आपको 18 रुपए का नुकसान है, जो घट के लगभग 12-13 रुपए रह सकता है। यहाँ से 12-13 रुपए इसमें रिकवर हो सकते हैं, तो घट के 5-6 रुपए रह जाएगा। 353, 354 ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है। वहां तक ये स्टॉक पुल बैक दे सकता है। वहां पे आपको क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में जब ये स्टॉक नीचे आना स्टार्ट होगा पुल बैक खत्म करने के बाद, तो पहला टारगेट इसमें 203 रुपए का रहेगा। और 203 तोड़ने के बाद हम टारगेट डाउनसाइड में रिवाइज करेंगे। बट फिलहाल के लिए 2 से 5 दिन का पुल बैक इनिशिएट हुआ है कल के सेशन में, जो 3-4 दिन 5 दिन लगा के कैरी फॉरवर्ड करके 253 255 की जोन टेस्ट कर सकता है। क्लियर कट वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे में 203 रुपए इनिशियली आता हुआ दिख रहा है। ठीक। जरा बाकी के दो शेयरों पे भी अगर आपकी टिप्पणी हो जाए सर, और ओवरऑल इस सेक्टर पे क्या कुछ रुख में आपका परिवर्तन हुआ हो, क्योंकि ये ऐसे शेयर हैं, पीएसयूज के और भी शेयरों पे बातचीत करेंगे। लोगों की पोजीशन काफ़ी फंसी हुई है, तो इसलिए हम जानबूझ करके इस क्षेत्र को छोड़ते हैं नहीं जी। देखिए, मैं स्टॉक में भी प्रोबेबली एक पुल बैक आ सकता है 4250 तक, बट इवेंचुअली वहां से जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो 3467 पहला टारगेट रहेगा, 3470 के आसपास। तो इससे भी सेलॉन रैली इसकी सलाह है। तीसरा स्टॉक है जीआरएससी, तो इसमें भी लगभग पुल बैक में आपको एक बार के लिए 1760 के लेवल मिल सकते हैं। इसमें लगभग पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया था 1500 का। यहाँ से अगर वापस से टूटता है, जो कि हाई चांसेस है कि टूटेगा, तो आपका डाउन साइड में टारगेट बनेगा डेली चार्ट पे सपोर्ट था 1147 पे। तो पुल बैक में 1750 1760 की रेंज में एग्जिट कीजिए। नीचे में 1147 आते हुए दिख रहा है। चलिए, तो ये राय फिलहाल के लिए शिपिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई जो तमाम कंपनियां हैं रक्षा क्षेत्र की, उनके ऊपर ये राय निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का तो धन्यवाद है ही है। लेकिन आप लोगों से ये भी निवेदन है कि और ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए। इसके लिंक को कॉपी कीजिए और अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम की पहुँच हो सके। और जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच रही है, उससे लोग बच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोगों के सवाल गरुड़ा आईपीओ को लेकर के है, तो इसको हम आपको बता दें कि इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन वाक्य आईपीओ है किस सेगमेंट पर करेंगे। बहुत लोगों के सवाल सर आए हुए हैं पावर क्षेत्र को लेकर के, और पीएसयू पावर और प्राइवेट पावर दोनों पे आए हुए हैं। तो अभी सुजलॉन पे आपसे बातचीत हुई, जेपी पावर पे बहुत सारे सवाल हमारे पास आ गए हैं, और इसके अलावा एनएचपीसी पे सवाल हैं, इरडा पे सवाल हैं। तो अभी तीन ये डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, क्योंकि अलग अलग नाम लेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा जाएगा। जेपी पावर एक छोटा शेयर जहां पर कि बीच में जो है काफ़ी सारी तेज़ी देखने को मिली थी, और आज भी ये शानदार मूव दिखा रहा है 12-12.25% ऊपर, 22-22.5 का लेवल क्रॉस कर गया है। शानदार तेज़ी है सर। और पिछले एक 5 कारोबारी सत्र में 12%,
एक महीने में 30%, और पिछले अगर हम पूरे साल भर की बात करें यहाँ पर तो 150% की रैली आ चुकी है। ये फिर से जो है अपने जो इसका पुराना हाई है 8 फरवरी के आसपास, जो इसने 2265 के आसपास का शायद बनाया था, क्या उस तरफ जाता, क्या क्या अब तो वहाँ पहुँच ही चुका है, लेकिन क्या 24 रुपये का जो हाई लगाया है वो तोड़ेगा सर? क्या आपकी टिप्पणी क्या होगी जेबी पावर को लेकर के, और इस तरह के शेयरों में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक ही झटके में सारे पावर निपटा देता हूँ। बिल्कुल जेपी बिल्कुल, पावर, ये बहुत बढ़िया सर जी। देखिए जेपी पावर में एक बढ़िया बेस ब्रेकआउट है 31 हफ्तों का। यहाँ पे सिमिलर आर पावर में ब्रेकआउट आया था, 50 रुपए के वहाँ टारगेट अचीव हो चुके हैं। यहाँ भी ब्रेकआउट आया है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसमें रहेगा 24 रुपए का, जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में 29 से 34 तक की रैली आ सकती है। ग्रुप बहुत खराब है, तो अगर आप ले रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा, जो करंट जंक्शन पे बनता है 21 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे। जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और ग्रुप खराब है, मैं बाई रिकमेंड नहीं करता हूँ। टेक्निकल कमेंट्री ये है कि 24 पे एक रेजिस्टेंस है, निकलता है तो 29 और 34 तक जा सकता है। IREDA लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छी जोन है बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए अभी भी बाइंग जोन नहीं है। 242 243 निकलता है तो मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, ट्रेडर्स को तब बाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कंसोलिडेशन अपनी कंप्लीट करके रिवर्सल देने की तैयारी में है, वीकली पे हैमर बन रहा है, प्रोबेबली 2-3 हफ्ते लगा के रिवर्सल करेगा तो अपना स्विंग हाई 310 टेस्ट करेगा। उसके ऊपर 400 का हमने टारगेट दिया है, 1 से 1.25 साल के प्रोस्पेक्टिव से वो टेस्ट होते हुए दिखेगा। एनटीपीसी में ब्रेकआउट फेल हुआ है, मैं अवॉइड करके चलूंगा, फ्रेश मेरे को ट्रेड यहाँ दिख नहीं रही है। टाटा पावर सब में बेस्ट लग रहा है, वीकली चार्ट पे अगर हैमर के साथ क्लोज होता है तो 520 500 545 ये दो टारगेट निकल के आएंगे। तो आउटराइट आप खरीदना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जेपी पावर ले लीजिए, और अगर अपनी कैपिटल से बहुत ज्यादा प्यार है तो टाटा पावर खरीदिए। ये रिलेटिवली सेफ्टी भी देगा आपकी कैपिटल को और अप्रिशिएट भी करके देगा। अब जिनके पास SJVN और NHPC पड़े हुए हैं क्या करें? वो फिर से 90 के ऊपर आ गया NHPC। देखिए SJVN में पुल बैक है, मंडे के सेशन में एकदम लो बंद हुआ था, पुल बैक है जो प्रोबेबली 125 तक जा सकता है। वहां से जब डाउन मूव बनेगी तो पहला टारगेट 96, दूसरा टारगेट 77, और दूसरा NHPC में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। पहला टारगेट इसमें कंप्लीट किया है 90 रुपए 63 पैसे का, पुल बैक दे सकता है जिसके चांसेस थोड़े से इसमें कम लग रहे हैं। पूरे PSU में इकलौता यही स्टॉक लग रहा है जहाँ चांसेस कम है पुल बैक के। 95 तक पुल बैक मिलता है, 95 97 तक तो भी एग्जिट करना चाहिए। नेक्स्ट लेग में ये 76 रुपए नीचे आता हुआ दिखेगा, यानी 90.6 का टारगेट अचीव हुआ है। जब ये लेवल टूटेगा तो 76 का अगला टारगेट ओपन हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पवन जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया बोलिए। चलिए आप बोलिए सर, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पीसी ज्वेलर्स के 522 शेयर लिए 148 में, तो उसको 148 होल्ड करूँ या बेच दूँ सर? 148 पे कब लिए थे सर आपने? अरुण सर ने सजेस्ट किया था, उस दिन लिया था लास्ट वीक में। अच्छा अच्छा, और क्या सोचा है कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर मैं होल्ड तो कर सकता हूँ, साल 2 साल के लिए भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत साल 2 नहीं। साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या साल 2 साल इस शेयर को होल्ड करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। एक अच्छी शानदार रैली रही और उसमें ये काफ़ी ऊंचाई तक गया था, करीब करीब 180-87 तक के लेवल इसने टेस्ट किए, फिर काफ़ी तेज़ करेक्शन देखने को मिला। अभी अगर हम देखें तो रिकवरी थोड़ी सी आज देखने को मिल रही है और करीब 1-1.5% ऊपर है। 12 रुपये इनको बन रहे हैं सर। क्या सलाह रहेगी पीसी ज्वेलर्स के अंदर? ठीक ठाक गिरावट रही तो लगा कि शायद गिरावट गहराएगी, अब जो रिकवरी है उसमें कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्योंकि इनको 12 रुपये बन रहे हैं यहाँ पर शेयर? देखिए विपुल जी, मेरा इनसे एक सवाल है और इनके जैसे सभी दर्शकों से एक सवाल है कि आप बाजार से चाहते क्या हैं। पहले ये क्लियर कर लीजिए कि आप बाजार से क्या चाहते हैं। बाजार आपको देगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है आपको क्या चाहिए तो देने के बाद सब कुछ ले लेगा। आपने 148 में लिया, 187 का हाई बना, ऑलमोस्ट अगर मैं 187 को 148 महीना 26% रिटर्न होता है लगभग हफ्ते 10 दिन में। FD आपको देगी ये रिटर्न 6% के हिसाब से 4 साल में। बाजार आपको दे रहा है लेस देन 4 वीक्स में, 1-1.5 हफ्ते में। तो आप पहले डिसाइड कीजिए आपको बाजार से चाहिए क्या है।
25-26% का रिटर्न आपको 1-1.5 हफ्ते में मिल रहा है, उसके बाद आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। ये शेयर डिजास्टर की तरह, आपको ये नहीं जी पता। कुछ कहना चाह रहे हैं पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी पवन जी। एक्चुअली मैं बिगनर हूँ, तो थोड़ा सा गोल्ड में मैं पहले से मतलब फिजिकली ये करता था, तो शेयर्स में मैं अभी जस्ट इन्वॉल्व हो रहा हूँ 2 अच्छा महीने से। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। इसलिए मुझे ज्यादा वो सेल और परचेस का इतना ज्ञान नहीं है सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और ये कार्यक्रम भी आप जैसे लोगों के लिए जो लोग पहली बार एंट्री कर रहे हैं, और अंशुल जी भी वही कह रहे हैं कि एक रिटर्न का एक सीमित दायरा रखिए कि इतना मिल गया ठीक है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में अंशुल जी, नए नए निवेशक आ रहे हैं, नए नए ट्रेडर आ रहे हैं, लोगों को देख के सीख रहे हैं, हमारे जैसे कार्यक्रम उनको जो है गाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या सलाह रहेगी बिगनर्स के लिए जिनको एंट्री हो जाती है, बहुत लोग अगर बहुत हाई लेवल पर भी एंट्री कर रहे हैं, उनको एग्जिट नहीं पता होता है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी, और इनके लिए फिलहाल क्या करना चाहिए जी? देखिए, एक ही फ्लैट सलाह रहेगी जो मैं अपनी ट्रेडिंग में यूज करता हूँ कि एफडी मुझे पूरे साल में 6, 6.5, 7% रिटर्न देती है। और अगर शेयर मुझे फटाफट में 10 से 12% रिटर्न दे रहा है, मैं एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, 50% पे कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड कर रहे हैं, या मेरी या किसी की भी रिकमेंडेशन पे ट्रेड कर रहे हैं, 2 काम कीजिए। पहले स्टॉप लॉस ध्यान से नोट कीजिए, बाई करने से पहले स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि उसके नीचे लॉन्ग लिक्विडेशन आती है और बहुत तेज आती है, तो स्टॉप लॉस कटने के बाद स्टॉक में और तेजी से गिरावट आती है। तो पहले स्टॉप लॉस नोट कीजिए। दूसरा, 10 से 12% मिल रहा है तो कम से कम 50% स्टॉक को बुक कर लीजिए, और उसके बाद स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे ले आइए बाकी 50% का। और अगर मार्केट मोमेंटम दे देता है, उसको 24-25% में कन्वर्ट कर देता है, तो पूरी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म में 25% रिटर्न मिला है, तो स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज से कम 20% एक्सटेंडेड होगा और पुल बैक के लिए रेडी होगा। तो बुक करना सीखिए बहुत फटाफट 12 और 24% पे। फिलहाल इनके लिए एक ही सलाह है, 50% पे प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी 50% पे 150 का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरी चीज, अपनी एक्सपेक्टेशन हमेशा क्लियर रखिए कि आपको मार्केट से क्या चाहिए, मार्केट जरूर आपको वो देगा। सब्जेक्ट टू लेने के बाद आप उसको कम से कम बुक कीजिए और नए पे पैसा शिफ्ट कीजिए। जैसे पीसी ज्वेलर से आधा पैसा आप निकाल रहे हैं, तो फ्रेश ब्रेकआउट अभी आपका एडीएफ फूड में आया है, आप वहां पे आधा पैसा डाल दीजिए। तो इस तरीके से कैपिटल को जल्दी जल्दी चर्न कीजिए। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में हैं, इनको लेके नहीं बैठा जा सकता है। ठीक सर, ये जो है लेके मत बैठिए, समय समय पे पैसों का रोटेशन करते रहिए, ये टिप्पणी निकल के आ रही है। राहुल अग्रवाल जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं अंशुल जी विपुल जी इज इक्वल टू सचिन प्लस सहवाग की जोड़ी। तो ये कहाँ कहाँ से आप लोग मतलब जो है विशेषण जो है लेकर के आते हैं, एडजेक्टिव्स जो है। चलिए, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि सर मैं सिंगापुर से बोल रहा हूँ, धन्यवाद इसके लिए भी आपका। कह रहे हैं कि ये प्रिसीजन वायर एंड पाइप्स के ऊपर इनका सवाल है सर। कह रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड करेंगे आप, एंट्री कब लें, और 1 से 2 साल का इनका नज़रिया है। तो 1 से 2 साल के लिए ये होल्ड करना चाह रहे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं किस भाव पर जो है एंट्री लेनी चाहिए। प्रिसीजन वायर्स के ऊपर इनका प्रश्न है। 3.25%। प्रकाश पाइप पे भी था, लेकिन अभी सर एक ही सवाल लेते हैं आपका। 214 के आसपास चल रहा है सर, फ्रेश एंट्री करने लायक है क्या? देखिए, प्रिसीजन वायर में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, ऑलमोस्ट स्टॉक फ्लैट बेस बना के चला है, 31 डेज का फ्लैट बेस बना के चला है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाय रिकमेंड किया है। यहाँ से 5% का स्टॉप लॉस रहेगा, वो ध्यान दीजिए कि 5% का स्टॉप लॉस है। 210 रुपए में बाय दिया है, तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है 200 रुपए का। 200 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, और ऊपर में हमको आता हुआ दिख रहा है यहाँ से 250, 255 तक। तो स्टॉक में रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। 250, 255 आ सकता है ऑन दी अपसाइड। चलिए, कुछ एक और पीएसयू शेयरों पे फटाफट बात करेंगे, क्योंकि आगे भी हमको बढ़ना है। लेकिन उससे पहले तरुण गुर्जर जी का सवाल आ गया है, और इन्होंने भी मनी9 को 200 रुपये भेजे हैं, और इनके 2 प्रश्न हैं सर। कह रहे हैं कि एक तो वरुण ब्रेवरेजेस के इनके पास 165 शेयर हैं, 612 के भाव पर लिए हुए हैं, और अप्रैल 2025 तक होल्ड कर सकता हूं। बड़ा ही स्पेसिफिक इनका टारगेट रखा हुआ है इन्होंने, अप्रैल 2025 में निकल जाएंगे यहाँ पर। और कह रहे हैं कि टारगेट क्या हो सकता है। रेणुका शुगर भी 54 के भाव पर ले रखा है इन्होंने, और वो इन्होंने 700 शेयर ले रखे हुए हैं। उसके लिए नज़रिया इन्होंने दिसंबर का रखा हुआ है। तो अक्टूबर 9 हो गई है, दिसंबर तक आपका नज़रिया है सर। तारीख भी बता देते कितने दिसंबर को निकलना है, तो थोड़ा सा और
बेहतर होता अंशुल जी के लिए। लेकिन पहले वरुण पे बात करते हैं। आज थोड़ी सी निगेटिव खबर थी पेप्सिको को लेकर के, उन्होंने अपना जो है उत्पादन क्षमता को लेकर के कुछ एक निगेटिव परिवर्तन किए हैं। लेकिन सर क्या सलाह रहेगी? अभी का भाव देखें तो 597 के आसपास चल रहा है, थोड़े नुकसान पर हैं ये। अप्रैल 2025 यहाँ पर इस एग्जिट कर लेंगे सर, ये आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 4-5 महीना और अपना टाइम बचा लीजिए। आप वरुण बेवरेज से अभी एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक में अब एक राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। 3 बार अपनी नेकलाइन को टेस्ट किया है 543 पे। चौथी बार ये अपने इस नेकलाइन को तोड़ देगा और नीचे में कहीं भी 395 तक का पहला टारगेट आता हुआ दिख रहा है। तो एकदम इमीडिएट एग्जिट कर लेना इस स्टॉक से ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका बहुत हद तक पैसा बच जाएगा। फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 543 एक लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉक कतई लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये बड़े डाउनसाइड की तरफ चला जाएगा। अभी जो लग रहा है स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए फरवरी से अप कैंडल्स पे छोटा वॉल्यूम है, डाउन कैंडल्स पे बड़ा वॉल्यूम है। तो ये क्लियर कट साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिए सर, ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए, इस बीच राकेश राय जी कह रहे हैं कि जय माता दी विपुल जी, अंशुल जी कह रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिकल हैं सर अंशुल जी, और हम तो माता के शेयर में चले गए थे और 2 दिन से कल ही आए हैं मार्केट को देखने, अब क्या किया जाए BHEL में। चलिए, ये माता के दर्शन में शायद कहीं गए हुए थे, कहना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि BHEL में अभी क्या करना चाहिए। BHEL पे आपकी टिप्पणी, भाव हमें पता नहीं है इन्होंने लिया है, लेना चाह रहे हैं, लेकिन BHEL को लेकर के आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, BHEL में ईयरली अगर वीवैप देखें, वीवैप जनरली बायर और सेलर्स की एवरेज प्राइस होती है कि कहाँ कौन हारी है। तो अभी तक जो बायर्स हैं उनकी एवरेज प्राइस ईयरली की आती है 259 की। पिछले 5 हफ्ते से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद बाउंस में लोअर हाई बनाए। तो इवेंचुअली अगर आप रखना भी चाह रहे हैं तो 255 आपका लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है। इसके नीचे स्टॉक में वर्टिकली डाउन मूव आती हुई दिखेगी, जिसका पहला टारगेट 206 रुपए रहेगा। और आइडियली इस ब्रेकडाउन का जो टारगेट आता है वो आता है 149 रुपीज का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पुल बैक पे 277 अगर मिल जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। 277 से पहले अगर ये 255 के नीचे क्लोज करता है तो भी एग्जिट कर लीजिए। 206 और 149 ये 2 टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। ठीक सर, चलिए सोनू जी से बात करें, लेकिन उससे पहले सोनू जी जरा लाइन पे बने रहेगा आप। एक सवाल हमारे 2-3 दर्शकों का आया हुआ है डिफेंस को लेकर के, और भी ज़्यादा, क्योंकि उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। HL को लेकर के सर लोगों की टिप्पणियां हैं, 4400 के आसपास पहुंच चुका है, क्या करना चाहिए HL पे? और BDL BEL इन 3 पे आपकी टिप्पणी हो जाए, फिर सोनू जी तब तक थोड़ी देर लाइन पे रहेंगे हमारे साथ, और फिर उनका सवाल लेते हैं। इन 3 शेयरों पे आपकी राय टिप्पणी क्या होगी सर? अभी के लिए कोई स्थिति ऐसी है जहां पर एवरेजिंग हो सकती हो, फ्रेश बाइंग हो सकती हो? BEL भी आज ऊपर है 1%, 283 के आसपास चल रहा है। देखिए, तीनों काउंटर में HAL देखें तो अभी मेरा पहला टारगेट जो है 3964 का, ये टेस्ट नहीं हुआ है। NHPC और SJVN इस टाइप के काउंटर्स में हुआ है, ये अभी बचा हुआ है। फिलहाल कल के सेशन में पुल बैक इनिशिएट किया है, 4488 तक जा सकता है पुल बैक में, वहां पे एग्जिट करना चाहिए। 3900 नीचे में आता हुआ दिख रहा है। BDL में जो पहला टारगेट था हमारा वो ऑलमोस्ट इसने मंडे के सेशन में टेस्ट किया है 1142 का, वहां से पुल बैक है। पुल बैक में 1235 तक जा सकता है, बहुत ज्यादा मुझे लग नहीं रहा चला जाएगा, बट पुल बैक का यही टारगेट बनता है। जैसे ही ये टारगेट कंप्लीट होगा स्टॉक में नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव स्टार्ट होगी, और टारगेट जो पहला इसका बनेगा वो बनेगा वीकली का स्विंग लो 771। तो आपको एक मौका मिल रहा है, 1235 1240 की रेंज अगर मिल जाती है तो एग्जिट कर लीजिए। 771 का टारगेट दिख रहा है। तीसरा BEL में जो टारगेट हमने मनी 9 पे दिए थे 280 280 का, ये टारगेट 2 बार अचीव करके वहां डबल बॉटम बना रहा है। फुल बैक में 292 का लेवल आ सकता है। इस काउंटर में मेरे को साइडवेज जाते हुए ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही है। 260 नीचे की रेंज बनेगी, 310 ऊपर की रेंज बनेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब 260 के आसपास आता है बाई कीजिए, 310 पे बुक कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं, एक बार प्रोबेबिलिटी है कि 310 ये स्टॉक टेस्ट कर लेगा। चलिए, तो ये राय निकल के आती है। और जरा सोनू जी से बातचीत करते हैं। सोनू जी नमस्ते। नमस्ते सर।
नमस्ते सोनू जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हजारीबाग झारखंड से बोल रहे हैं सर। झारखंड से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है? और हजारीबाग में लोग देख रहे हैं कि नहीं मनी नाइन के प्रोग्राम, कैसे लग रहे हैं उन्हें? हम तो देख रहे हैं सर, बाकी का तो नहीं पता। जो नहीं देख रहे हैं उनकी वो जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ेगी, कुछ लोगों को और प्रेरित कीजिए ताकि हम लोग। जी जी जी। और सब ठीक है सर, घर परिवार में? हाँ, नहीं सब ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न था सर मेरा हाउसिंग फाइनेंस में, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। अच्छा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी हाल 750, हाँ, किस 750 शेयर लिए हैं सर। इसमें क्या SIP कर सकते हैं 2-3 साल के लिए? 2-3 साल के लिए? कब लिए थे आपने ये? 10 दिन हुआ होगा सर। 10 दिन हुआ होगा। क्या सोच के लिए थे सर? कोई नहीं सर, आप ही लोग न्यूज में सुनते थे कि बढ़िया शेयर है, 2-3 साल रख सकते हैं। तो चलिए, मेरा ये कहना था कि मतलब इसको SIP कर सकते हैं हम और इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, SIP करना चाह रहे हैं इसमें आप? हाँ, 3 साल के लिए व्यू पॉइंट है मेरा। ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात। हालांकि जो सेक्टर है सर ये, उस पर लोग ये मान रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार की और बहुत लोग सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि घरों को लेकर के, उनके निर्माण को लेकर के सरकार का फोकस है। तो उसका फ़ायदा, इससे जुड़ी हुई जो तमाम कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा। उनमें से बजाज हाउसिंग भी एक है। अब ये पूछते हैं कि क्या थोड़ा थोड़ा करके हर महीने पैसे लगाए जा सकते हैं कि नहीं? सर, इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, 2-3 साल का SIP करना चाह रहे हैं। 155 पे लिए हुए हैं और उसी के आसपास शेयर चल रहा है। क्या ये शेयर ऐसा है जिनमें कि थोड़ा थोड़ा करके हर महीने अपना निवेश बढ़ाया जाए 2 साल 3 साल के लिए? देखिए, बिल्कुल ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में है जहां पे मैं भी SIP रिकमेंड कर रहा हूं। पहले मेरे को लग रहा था कि ये IPO बेस इसमें बनने में टाइम लगेगा और एग्जैक्टली वही हुआ। IPO दिन का लो जो था 146 वो टूटा। डाउन साइड में उसका टारगेट 125 आता है, लेकिन 130 रुपए 35 पैसे का लो बना के कल के सेशन में अच्छी रिकवरी दिया है। तो अब ये स्टॉक में बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब लग नहीं रहा कि 125 का लेवल आएगा। बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा और समय लगेगा बेस बनने में। इस समय को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं मंथली SIP करके, क्योंकि अगर ये 8-9 महीना समय लगाता है बेस बनाने में, तो धीरे धीरे करके आपके पास अच्छा स्टॉक एक्यूमुलेट हो जाएगा और जब IPO बेस ब्रेकआउट आएगा तो आपके पास बड़ी क्वांटिटी रहेगी हाथ में। तो बिल्कुल आपका आइडिया एकदम सही है, मैं उसके साथ अलाइन करता हूँ कि आप वीकली या मंथली SIP कर दीजिए स्टॉक में और छोड़ दीजिए। आराम से ये 3 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बहुत अच्छा रिटर्न देगा सर। अच्छा सेक्टर है, ग्रुप अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेक्टर तो हम अच्छा पकड़ लेते हैं, शेयर अच्छा नहीं होता है, ग्रुप अच्छा नहीं होता है, मैनेजमेंट कई बार जो है धोखा दे देती है, उस वजह से नुकसान हो जाता है लोगों को, निवेशकों को। तो ग्रुप अच्छा है, सेक्टर अच्छा है। इस सेक्टर में काफ़ी कुछ अगर अच्छी योजनाएं आएंगी उसका लाभ कंपनी को मिलेगा, बिल्कुल कर सकते हैं आप। रविंद्र अभिषेक जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं जय माता दी जी विपुल जी। जय माता दी आपको भी। कह रहे हैं आपका प्रोग्राम मस्त है, जबरा फ़ैन है हम आपके। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप जबरा फ़ैन हैं और हम आप जैसे जो तमाम दर्शक हैं उनके फ़ैन हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर इनका सवाल है, वो उस पर बातचीत हम कर चुके हैं। MMTC पे आपका सवाल ले लेते हैं। 114 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है सर, 200 शेयर इनके पास हैं। आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। मेटल में जब चीन में हमने देखा कि सर, माफ़ कीजिएगा, मेटल पे बाद में बात करेंगे, पहले MMTC पे देख लेते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। अभी 1.5% के आसपास की तेज़ी है, 86 के आसपास है। और अभी क्या करना चाहिए सर इनको? इनकी खरीद का भाव जो है वो 114 है, तो अभी नुकसान पे हैं सर ठीक ठाक? देखिए, MMTC एक ब्रेकआउट आया था इसमें ऑलमोस्ट 190 डेज का। 3 दिन ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, स्टॉक ने 88 से 130 तक की रैली की। उसके बाद से पूरी रैली फिजल आउट होती हुई दिख रही है। 80.72 का सपोर्ट था, उसको टेस्ट करने स्टॉक नीचे आ चुका है। यहाँ से बाउंस बैक बन रहा है। अगर बाउंस बैक में लोअर हाई बन जाता है तो फिर स्टॉक में जबरदस्त पिटाई होती हुई दिखेगी 62 ऑड लेवल्स तक। तो फिलहाल के लिए 80 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। पुल बैक में लेवल वॉच कीजिए 89-90 का। 89 से 90 अगर ये रेंज निकालता है तो फिर पुल बैक एक्सटेंड होगा। अगर ये रेंज नहीं निकालता है तो वहीं पे लोअर हाई बन के ये 80 तोड़ेगा और 62 तक आएगा। कंप्लीटली फिजल्ड आउट स्टॉक है। लॉन्ग्स बहुत कायदे से इसमें स्टक है। 80 रुपए के नीचे लॉन्ग लिक्विडेशन 62 रुपए तक आएगा। तो 80 के नीचे तो बिल्कुल लॉन्ग नहीं रखना है। फिलहाल के लिए 89 और 90 का लेवल वॉच कीजिए। अगर निकल जाता है तो फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है। चलिए, तो ये बात रही MMTC को लेकर के। इस बीच चलते हैं, अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं।
और ये प्रश्न हमको भेजा गया है मिताली बर्मन जी के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं मेरे पास कैस्ट्रॉल इंडिया के 100 शेयर हैं 244 की खरीद के पे भाव पर, अभी मुझे क्या करना चाहिए। कह रहे हैं मैं मनी9 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, आप लोगों के ये शब्द बहुत ऊर्जा देते हैं हमें। कह रहे हैं मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, आपका सवाल जो है कार्यक्रम का हिस्सा बन चुका है सर। सर कैस्ट्रॉल इस शेयर पे क्या करना चाहिए, 244 के भाव की इनकी खरीद अभी फ़िलहाल की है। देखिए पुल बैक आएगा स्टॉक में, ईयरली वीवैप से बाउंस बैक कर रहा है, आपके रेट तक ही पुल बैक आता हुआ दिख रहा है, 242 244 की जोन तक, वहां पे एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक में एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि लोअर हाई बना के ये 204 रुपए और 182 रुपए तक नीचे आता हुआ दिखेगा। फिलहाल ईयरली वीवैप टेस्ट किया है तो पुल बैक आएगा, आपका रेट मिल जाएगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, वहां से क्लियर कट डाउन साइड इमर्ज होती हुई दिख रही है जी चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ तृप्ति जी मौजूद हैं, रायपुर से हैं। तृप्ति जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते तृप्ति जी, कैसी हैं आप? हाँ सर बढ़िया है सर। अच्छा। प्रॉब्लम है। हाँ बताइए। LIC IPO के समय का लिया था, थोड़ा उसको ऐड किया था बाद में। 22 अच्छा। शेयर है 847 के सर, कुछ ज्यादा नहीं पा रहा है। 847 पे लिया है ना मैम आपने? लिया तो IPO के समय था तो ऐड किया था। ऐड करने के बाद एवरेज प्राइस 847 हुई है ना? हाँ और क्या सोचा है आपने, कितने समय तक और होल्ड कर सकती हैं? सर काफी हो गया, 2022 से लिया है, साल तो हो गए, अब निकालने का मन है लेकिन कुछ रिटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बात तो आपकी सही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से शेयर टूटा था, आपको लंबे समय तक तो नुकसान में भी आप रही होंगी, क्योंकि IPO के बाद शेयर में दबाव है ना, तो आप प्रॉफिट में हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बाज़ार जिस तेज़ी के साथ बढ़ा, अगर आपके निवेश कहीं और किया होता तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न, 2 गुने 3 गुने भी रिटर्न जो है आपको मिल रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पर से तो आपको एग्ज़िट एक ना एक समय लेना है, तो आपने निर्णय लिया है, तो पूछते हैं यहाँ पर सर, क्या आप एक बार के लिए एग्ज़िट करें? 847 एवरेज कर लिया इन्होंने, 22 शेयर इनके पास हैं। हालांकि इनको इस बात का अफसोस ज़रूर है कि इनको उस तरह का रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन आपकी सलाह क्या होगी? 972 का प्राइस है अभी। देखिए अगर आपको नजरिया 3 से 6 महीना है तो पुल बैक में कहीं भी आपको 1000 1010 मिलेगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अगले 3-4 महीने स्टॉक कहीं जाते हुए नहीं दिख रहा है। स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव के साथ शायद इनकी प्राइस पे भी आ जाए, बाई प्राइस पे, तो एक बार के लिए 1000 1010 पे एग्जिट की सलाह है। लेकिन अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो डिप में कहीं भी 850 बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में वो लो का काम करेगा और वापस से स्टॉक 2 से 3 साल में आपको कहीं भी 1300 1350 रुपए आता हुआ दिख जाएगा। तो नजरिए की बात है, 3 से 4 महीना है तो करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर लीजिए। अगर 2 से 3 साल है तो भी यहाँ पे 1000 के पास एग्जिट करके 850 पे री एंट्री कर सकते हैं। एटलीस्ट एवरेज कॉस्ट थोड़ी सी और नीचे हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट और नीचे हो जाएगी, ये सलाह आपके लिए फ़िलहाल के लिए है। मयंक गहलोत जी कह रहे हैं, उनका प्रश्न आया है सर, अंशुल जी और विपुल जी को सादर प्रणाम। आपको भी मयंक जी बहुत बहुत सादर प्रणाम। कह रहे हैं अंशुल जी की टेक्निकल विद्या पत्थर की लकीर है। मतलब इस तरह के विशेषण अद्भुत हैं सर, मतलब जो है, मतलब आपकी टेक्निकल विद्या पत्थर की लकीर है। कह रहे हैं कि मैं राइट्स के 500 शेयर लिए 320 पर और दिवाली तक का रुख इनका है, क्या किया जाए? सर जब दिवाली तक का रुख है तो थोड़ा अपना रुख थोड़ा देर के लिए और सीमित रखिए और थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी बजिंग स्टॉक्स आने जा रहा है और बजिंग में इसको जो है हम तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। आज खबरें भी हैं इस पर, क्या करना चाहिए। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से सीधे सीधे चलेंगे बजिंग स्टॉक्स की तरफ। बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं आज। AFII का सवाल जी का ले लेते हैं, नाम भी भेज दिया कीजिए सर। कह रहे हैं कि इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर प्रश्न है इनका सर, और अदानी पावर। इंजीनियर्स इंडिया 240 पे लिए हुए हैं, अदानी पावर 670 पर। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या अभी बने रहें या निकल जाएं? तो इनके महाशय जी के लिए क्या प्रश्न रहेगा सर? अदानी पावर पे और भी बहुत लोगों के प्रश्न थे, हम चर्चा नहीं कर पाए। और दूसरा इंजीनियर्स इंडिया। देखिए इंजीनियर्स इंडिया मेरे को याद है मनी9 पे हमने डिस्कस किया था जुलाई में कि ब्रेकआउट फेल कर रहा है सेकेंड टाइम ये काउंटर, उसके 2-3 हफ्ते बाद वापस डिस्कस किया था कि लोअर हाई की फॉर्मेशन है 267 पे, तो बॉक्स का लो 192 रुपए टेस्ट हो सकता है, वहां तक स्टॉक आ गया है। अब यहाँ से मोस्ट लाइकली मार्केट में अगर पुल बैक बना रहता है तो इसमें भी पुल बैक आएगा
213 215 की जोन तक, बट इवेंचुअली वो पुल बैक के बाद जब ये 192 का लेवल तोड़ेगा तो काफी अच्छी डाउनसाइड ओपन अप होगी 147 के लेवल तक। तो मेरी सलाह है कि अगर आपके पास है तो आप पुल बैक पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, नहीं है तो ये वो स्टॉक नहीं है जो आपकी बाई लिस्ट में होना चाहिए। बाई ऑन डिप्स भी हम उस स्टॉक में करते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल तेजी है, इसमें स्ट्रक्चरल तेजी खत्म होके करेक्शन में ये स्टॉक जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आज से तो बिल्कुल ही सजेस्टेड नहीं है। पुल बैक पे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को भी एग्जिट करना चाहिए। अदानी पावर में जरूर सपोर्ट जोन में आके ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर काइंड ऑफ कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वैल्यू बाई है 620 625 की रेंज, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो वेट कीजिए। प्रीवियस क्वार्टर का जो वीवैप है 686 है, यानी जितने भी लोग इस डिप में फंसे हुए हैं उनकी एवरेज कॉस्ट 686 है। उसके ऊपर जैसे स्टॉक निकलेगा इसमें वापस से मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा और वापस से 900 और 1200 के अपने जो जर्नी थी उसको वापस रिज्यूम कर लेगा। तो ट्रेडर को 686 निकलने का वेट करना है, इन्वेस्टर को 620 625 की रेंज में बाई करके बैठ जाना चाहिए। चलिए, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर अदानी पावर और इंजीनियर्स इंडिया पर निकल करके आ रही है।